बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। हमें दे रखा है 2 ml KMnO4 जिसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है। दे हैव आस्क्ड अस द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। इट इज रीचिंग एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन विद 20 ml ऑफ 2M ऑक्सैलिक एसिड। ओके, मतलब ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी भी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है, और KMnO4 की वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी पूछी गई है। हम सीधा करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस क्या है? 5। और ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर क्या है? 2। हाँ, C2O4 माइनस गोइंग टू CO2। C2O4 माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इतना तुम्हें समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं MnO4 माइनस पक्का रिड्यूस होगा। MnO4 माइनस विल बी रिड्यूस टू एसिडिक मीडियम में कहा जाता है Mn2 प्लस, और C2O4 माइनस इज ऑक्सीडाइज टू CO2। MnO4 माइनस के लिए एन फैक्टर इज 5, ऑक्सैलिक एसिड के लिए एन फैक्टर इज 2। और ये हम ऑक्सैलिक एसिड का कौन सा बिहेवियर देख रहे हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या एज अ एसिड? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। तो 2 इंटू M इंटू 5 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 2। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? हाँ बेटा, यहां तक समझ गए? ये था मिल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? यू बैलेंस द इक्वेशन, गिव्स Mn2 प्लस प्लस CO2। इसके लिए n इज 5, इसके लिए n इज 2। मतलब पूरा बैलेंस। पहले इसको 2 कर दो, ठीक है ना बच्चों? 1 सेकेंड, ये समझ आ रहा है गाइस हम क्या कर रहे हैं? ये हम देख रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 7 से 2 5। क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 जा रहा है, लेकिन 2 कार्बन एटम है, तो इसमें कितना आ गया? 2 बच्चों। नाउ टेक LCM। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये 5 आया और ये कितना बन गया? ये बन गया 10। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे 2 MnO4 माइनस के साथ 5 C2O4 माइनस रिएक्ट करता है, राइट? अब MnO4 माइनस हमारे पास कितना था? M इंटू 2। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, इतने मिली मोल थे MnO4 माइनस के। ये C2O4 माइनस के कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5/2। 2 MnO4 माइनस 5 C2O4 माइनस के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, एंड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड के मिलीमोल्स कितने हो गए? 20/2। मतलब ऑक्सैलिक एसिड रिएक्टेड इतना है हाँ, और वो उसके किसके बराबर कर रहा? मैं कह रहा हूँ ये मिलीमोल थे MnO4 माइनस के, ये है ऑक्सैलिक एसिड के जिसको हमने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कर दिया। हाँ वो तो समझ गया। नहीं वो रिएक्टेड है या फिर इतनी मतलब वो रिएक्ट हो रहा है ना? हाँ, इतना इतना रिएक्ट कर रिएक्ट रहा हो। है, इतना रिएक्ट कर रहा है। ये बैलेंसिंग समझ गए ना हाँ गाइस? वो तो आपने बैलेंस पूरी लिख दी। हाँ, और इसमें H2 और वो सब नहीं लिखते? वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। H2 वगैरह, अगर H2 का पूछते या पूछते H प्लस कितना कंज्यूम हो गया तब बैलेंस करना पड़ता, अदरवाइज यू डोंट हैव टू बैलेंस। हाँ बेटा, लुक एट इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, क्लियर है? गुड, ये लो, नोट कर लो। आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार चेक कर लेना। हम्म, हाँ ठीक है। दोनों से सेम आ रहा है ना? गुड, नेक्स्ट बच्चों। हाँ, वैसे है ना कि मतलब दो पास से रिएक्ट कर रहा है तो ये 5/2। जो दो पास से कर रहा है रिएक्ट हाँ, तो एक 5/2 से कर जाएगा और M इंटू 2 हमारा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये देखो बच्चों, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कितने ऑक्सिलेट आयंस? 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कितने H प्लस रिक्वायर करेगा टू ऑक्सीडाइज ऑक्सिलेट टू CO2?
यू नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें H प्लस भी बैलेंस होना चाहिए। तो अभी तक हमने सारा काम तो कर ही दिया था ऑलमोस्ट। पहले वाली है। Mn2 plus H plus है ना कि हाँ बेटा, तो यू विल बैलेंस इट इन acid एसिडिक मीडियम। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं जो हमने अभी ऊपर लिखा था, ये 2 2, ये 5 और ये 10। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 20 28 20, 8H2O प्लस 16H प्लस। तो पर मोल ऑफ MnO4 माइनस कितने H प्लस चाहिए? per mole 8 8H प्लस चाहिए, करेक्ट। दैट विल बी योर आंसर बच्चों। समझ में आया नहीं आया? ठीक है गाइस। हाँ बेटा। तो एक मिनट हाँ बेटा, करो। वही Mn और C तो हमने बैलेंस कर ही लिए थे। एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर और हाइड्रोजन को बैलेंस किया यूजिंग H प्लस। दैट्स ऑल आई हैव डन। हो गया। नाउ विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन? ये क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जर्व। विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन बच्चों? Who are in intermediate oxidation state, they can undergo disproportionation. H2O2 जा सकता है, ये तो हमने वैसे ही देखा हुआ है। ClO3 माइनस भी जा सकता है क्योंकि +5 में +7 पे जा सकता है। +5 में ClO3 माइनस में +7 तक जा सकता है। P4 जा सकता है, Cl2 जा सकता है। Ag हमारा ऑक्सीडाइज ही होगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं देखी। तो T4 कितना रहेगा? P4 अगर तुम PS3 लेते हो तो तुम्हारा -3 में गया, H3PO3 और H3PO2 या H3PO3 दोगे तो +1 +3 +5 कुछ भी शो कर सकता है। एजी को नहीं शो करना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन अकॉर्डिंग टू मी। Cu प्लस जाएगा, F2 हमारे शायद रिड्यूस होता है, ठीक है ना बच्चों? तो ये रिड्यूस ही हो सकता है, ये भी आउट हो गया। NO2 ऑक्साइड रिड्यूस हो सकता है। K प्लस, हाँ K प्लस, K में तो जा सकता है लेकिन K+2 जाने के चांसेस नहीं है। वैसे के तो +1 ही लेता है। इसका देखते हैं कितने ऑप्शन है, कितने आंसर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 सात कौन से आ गए, एक मिनट बता। हाँ कंफर्म दैट कितने आ गए हैं आंसर? 7 है। एक तो है भाई। हाँ तो K को नहीं लेना, Cl2 K को नहीं लेना क्या? हाँ 6 तो आ देख लो बच्चों, मैंने जो बताया है, समझ गए? तो ये भाई ये लिखना है, ओके। तो कौन कौन से हमारे यहाँ ऑक्साइड रिड्यूस हो सकते हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में? ये क्लियर है गाइस? K+1 से 0 में जा सकता है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। फ्लोरीन हमेशा F- में ही जाएगा, प्लस लेता ही नहीं। अब इसको देखो बच्चों, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन गाइस, 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जो मैं कर रहा हूं, या शुड आई वेट? ठीक है बच्चों, अब हमें कहा गया है इसको बैलेंस करो। किस मीडियम में बैलेंस करो? बेसिक मीडियम में। OH- दे रखा है, कर लो। +7 से +4 3, यहाँ पे पहले 2 है माइनस।
B3 हो जाएगा और X2 भी B6 कैसे आया? मेरा B6 कैसे आया? बी B6 कैसे आए? और उसमें तो S5 पहले I2 को बैलेंस करोगे, पहले आरडीन को बैलेंस करोगे ना, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और रुक जाओ, ये कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ पे आ गए 8, यहाँ पे आ गए 4, तो यहाँ पे 4H2, यहाँ पे 8H+, तो ये आ जाएगा 8OH- 4H2O। ये आ जाना चाहिए बच्चों। अब इसने कहा है Z, Z क्या था? OH-, दैट इज योर 8। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। क्लियर हो गया ना? सबसे पहला काम होता है एटम गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस को बैलेंस करना। बैलेंस इन द सेंस बराबर करना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, समझ गए बेटा? वो जो लास्ट में ब्रोमील क्लोराइड वाली रिएक्शन है जो याद रखनी है। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हारा, ब्रोमील क्लोराइड वो अभी बता दूंगा, मैं बता दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। CrO2Cl2 वाली, ये तो मैंने करवाया ही है। ठीक है, 1 सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। फॉर्मूला भी एक बार बताइए। ये तो कर ही लोगे आई गेस, उसका ब्राउनिंग का फॉर्मूला है देख लेना बेटा अभी। पीछे तो नहीं, अब मैं नहीं जा रहा उस पर। मैं खोल दूं। ये हो जाएगा बैलेंसिंग, हो जाएगी बैलेंस। H2O5NO। और एल्कलाइन मीडियम वाला तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये हो जाएगा। बैलेंस वाला तो कर लोगे ना बच्चों, जो अभी मैंने पेस्ट कर रखा है, ये भी कर लोगे आई गेस। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एल्कलाइन? अनलेस यू आर स्पेसिफाइड स्ट्रांगली एल्कलाइन, कंसीडर माइल्ड एल्कलाइन, डाइल्यूट एल्कलाइन। स्ट्रांग विल बी मेंशन। MnO2 में जाएगा, करेक्ट। हाँ, न्यूट्रल तो नहीं कहोगे, एल्कलाइन ही होता है। माइल्डली एल्कलाइन तो न्यूट्रल। हाँ हाँ, करेक्ट। लिख लो बेटा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जब MnO4- MnO2 में जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर, ये तुम्हें याद है कहाँ पे था? तुमने कहाँ पे कर रखा? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये वाला क्वेश्चन बच्चों। आई लेट मी पेज द क्वेश्चन। ये रहा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद है तो तुम कर जाओ। नहीं नहीं, ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे सारे इंटरलिंक्ड है। अब छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, खुद करो, मैं उस पर नहीं जा रहा। रुको रुको बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेक। हाइपोफॉस्फोरिक पर ब्रोमीन, ये तो सारे उसके क्वेश्चन आने शुरू हो गए टाइट्रेशन के। इस पे आते बच्चों, ये तो मैंने करवाया था। आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, लेट मी डिस्कस इट वंस मोर। कि जब बैलेंस इक्वेशन दे रखी है तब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं। हमें दे रखा है इतना वॉल्यूम, इतना मोलर H2O3- हाइपो, Cu2+ कितना होना चाहिए? अब ये रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ, I2 बन रहा है Cu2+। तो हम स्टार्ट करते हैं। 20 × 0.02 क्या दे रहा है? मिलीमोल ऑफ H2O3- हमें यहाँ पे दे रखा है दिस इज इन एक्सेस। ओके बच्चों, I- इज इन एक्सेस, मतलब Cu2+ पूरा कंज्यूम हो रहा है टू गिव द प्रोडक्ट। अब H2O3- इतना है तो I2 कितना लगेगा? हाफ ऑफ दैट। ये I2 यहां से आ रहा है। अब I2 के लिए Cu2+ कितना चाहिए? इंटू 2। दिस इज द अमाउंट ऑफ Cu2+ रिक्वायर्ड, which will be molarity into volume। वॉल्यूम खाएं 10, molarity is volume is given to us as 10 ml। हम कैसे जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं। हाँ, रिवर्स में जा रहे हैं ना। तो पहले
तुम ऐसे चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे कर देते m×10 r मिलीमोल ऑफ CO2 प्लस, उससे हमारा I2 कितना बनेगा, इसके लिए H2O3 माइनस कितना चाहिए, इक्वल टू 20 × 0.02। बात तो वही रही, हाँ है ना। हाँ बेटा लिख लो, एक्सेस ऑफ KI लिमिटिंग रीजन पूरा खत्म होता है ना बेटा। सपोजिंग तुम्हारा CO2 प्लस एक्सेस में होता तो तुम निकाल ही नहीं सकते थे, इट वुड, फिर तुम्हारा जो आंसर आता दैट वुड बी CO2 प्लस विच रिएक्टेड इन द रिएक्शन। समझ गए, हमें क्लियर करा हुआ है कि CO2 प्लस पूरा खत्म हो रहा है रिएक्शन, ऑल ऑफ CO2 प्लस इज गिविंग CO2 I2 एंड I2। अगर तुम्हारा CO2 प्लस एक्सेस में होता तो फिर, और उन्होंने पूछा होता इनिशियल CO2 प्लस कितना है, दे वुड हैव गिवन यू टू थिंग्स, एक तो H2O3 माइनस का अमाउंट, और एक उन्होंने ये भी बताया होता हाउ मच CO2 प्लस वाज लेफ्ट अनरिएक्टेड। दोनों को ऐड करने से यू वुड हैव गॉटन CO2 प्लस की इनिशियल अमाउंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। हाँ बेटा अभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम अगेन विल बी स्टक, क्योंकि मैंने तुम्हें मोर सॉल्ट नहीं बताया क्या होता है, शायद बता रखा है, बता रखा है, पता है तो अच्छी बात है। हाँ बेटा बोलो। दो I2 से, दो CU प्लस से I2 बन रहा है, इससे वो I2 को ट्वाइस करते हैं। दो CO2 प्लस से एक I2 बन रहा है, हाँ इसीलिए हमने इस इक्वेशन में 1/2 किया है। समझ गए बेटा, क्लियर हो गया ना? नहीं नहीं, उल्टा होगा ना, अगर तुम ऊपर वाली इक्वेशन की बात करो, नीचे वाली की। नीचे वाले से तो आधा हो जाएगा, हाँ 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 और ऊपर वाले को ट्वाइस करेगा। हाँ, ऊपर वाले में ट्वाइस हो रहा है, करेक्ट, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक I2 के लिए दो CO2 प्लस चाहिए। समझ गए बेटा? यार मोर सॉल्ट क्या होता था बताओ? FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2 then fine। वी डोंट नीड दैट भाई। KMnO4 क्या रिएक्ट करवा रहे, KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा, Fe को ऑक्सीडाइज करेगा, एन फैक्टर क्या आएगा, NH4 को नहीं करेगा। नॉर्मली जो तुमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे करो, Fe +2 से +3 जाएगा, और तो एन फैक्टर क्या होगा मोर सॉल्ट के लिए 1। कर लो, क्वेश्चन हो गया खत्म, बस ऐसे ही करना था। हम कहेंगे 0.01 इंटू V इंटू 5 will be 20 into 0.05 into 1। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम यूज्ड, which will be 50 माइनस x। हमें पूछा गया कितना सॉल्यूशन बच गया आफ्टर एंड पॉइंट। कुछ नहीं बता रखा, एसिडिक मीडियम मान, मैंने तुम्हें शायद ये बोला भी होगा, कुछ नहीं दे रखा तो एसिडिक मान। ठीक है बेटा, मतलब एन फैक्टर 5 उठाएंगे, दैट्स द होल आइडिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, ये मोर सॉल्ट कहाँ पढ़ा है तुमने मेरे से? आपने बताया था, याद नहीं, मैंने आपको उस दिन कॉल पे करके पूछा था मोर सॉल्ट का ऑक्सीडेशन। अच्छा, तुमने पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा। You shouldn't be। Anyway, कर लिया नोट? नहीं ये समझिए ना, V is not the answer, X is the answer। वही इनिशियली 50 था, अब कितना बचेगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद? 50 was the initial। जीरो बोला हुआ है, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। इनिशियल रीडिंग इन दिस, मतलब पूरा भर दिया ना पूरा। हाँ हाँ तो हाँ फिर यही आएगा आंसर बेटा, पूरा भरा हुआ है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इसका आंसर निकालेगा, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो गाइस। एक्स कितना आ रहा है यहाँ? हाँ Fe +2 में है ना, FeSO4। हाँ FeSO4 हमने देखा, Fe +2 में है, 30 आ रहा है, वेरी गुड, यही है।
आगे चलें बच्चों? ओके, ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। बस जिन बच्चों को स्ट्रेंथ पता है वो इसको कर लेंगे। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बेटा, हो गया। म्यूरेट के अंदर इट इज कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब वो क्या है कि उसमें डिक्रीज आया, डिक्रीज जो आ रहा है वो वी का आ रहा है। उसने पूछा फाइनल रीडिंग क्या आएगी, कितना लेफ्ट है। डिक्रीज इतने का आया। हाँ बेटा, समझ आया नहीं आया? सोच लो, थिंक ऑफ इट। ऐसे समझो ना बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी। हाँ अच्छा गाइस, ये तो कर लोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट दे रखा है। यू आर नॉट गिवन H2CO4, यू आर गिवन H2CO4.2H2O। जब मौलिक मास ले रहे हो तो तुम 2H2O का लोगे, इंक्लूडिंग दैट 2H2O। बाकी तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एसिडिक मीडियम दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, तो एसिडिक मीडियम है 10 इंटू 0.05 इंटू 5 विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 2। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया, मतलब इतनी मोल ऑक्सैलिक एसिड है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पूछा गया है स्ट्रेंथ। जब तुम्हें स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताया, नहीं तो नॉर्मली सोच लो, यूनिट्स दे रखी है, ग्राम पर लीटर में होता है। हाँ, तो देयर वर m moles in 1 liter, so how many gram will be in 1 liter? Correct. Molecular mass of oxalic acid dihydrate मत भूल जाना। This will be your answer in gram per liter. समझ में आया नहीं आया बच्चों? स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, या फिर तुम्हारा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। वैसे नॉर्मली कर लो, अगर मोलैरिटी समझ आ गया तो तुम ये समझ पा रहे हो कि m moles in 1 liter, so how many grams of solute per liter? स्ट्रेंथ की यूनिट्स ध्यान से सुनना, फिर मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ की जो यूनिट्स होती है वो तुम्हारी डेंसिटी वाली होती है, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट वुड बी डेंसिटी। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्यूशन। समझ गए बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेरी गुड। हाँ बेटा, here we are. m निकाल लिया, m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। m मोल्स है 1 लीटर में, तो कितने ग्राम होंगे पर लीटर में? मोल से ग्राम पे कैसे जाती है? यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ना ना, निकालना पड़ेगा, मतलब उन्हें नहीं दे रखा क्वेश्चन। ठीक है बेटा? यार एक बार ये भी ये करना है, ये बात उस वक्त नहीं करवा पाऊंगा मैं एक्चुअली। स्टैच्यूमेंट्री के टाइम पे मैं पक्का भूलूंगा, इसे करवा देता हूँ। ये स्टैच्यूमेंट्री का है, स्टैच्यूमेंट्री के टाइम पे इसलिए नहीं करवा पाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा करवा। सुनते आओ बच्चों, NaOH या Na2CO3 है, इनर्ट इंप्योरिटीज है, मतलब 0.4 ग्राम हमारा परसेंटेज निकालने में काम आए, क्योंकि इंप्योरिटीज भी है। ठीक है ना? अब फिनोक्सिलिन क्या तुम्हें याद है क्या होता था? NaOH इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, Na2CO3 इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड। NaOH is completely neutralized. Na2CO3 is half neutralized, and NaHCO3 is not neutralized. जब तुमने ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त बताया था, ठीक है ना?
कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं बता रहा, फिनोफ्थिलीन एज इंडिकेटर के साथ NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, Na2CO3 हाफ न्यूट्रलाइज होता है, और NaHCO3 न्यूट्रलाइज नहीं होता है। समझ गए? मिथाइल ऑरेंज क्या, तीनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, हाफ न्यूट्रलाइज एंड NaHCO3 नॉट न्यूट्रलाइज। उसको इंडिकेट ही नहीं करता, इट फेल्स फॉर NaHCO3, मतलब NaHCO3 का न्यूट्रलाइजेशन के लिए इट फेल्स, और मिथाइल ऑरेंज तीनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेट कर रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन को जो डबल इंडिकेटर वाले हैं उनमें हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, लेट देयर बी x मिलीमोल्स ऑफ NaOH, y मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3। समझ आया नहीं आया? मिलीमोल्स मान लो दोनों के x और y। क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ पढ़ लो, सेट पैटर्न है इन्हें करने का। क्लियर है बेटा? अब निकालो इनके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, NaOH के कितने होंगे, Na2CO3 के कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे? हाँ, नॉर्मेड इज 1/10, n/10 का मतलब होता है नॉर्मेड इज 1/10। ये आपने क्या माना है कि ये मिलीमोल से मिली इक्विवेलेंट निकाले। हाँ, इस सेट पैटर्न है करने का। NaHCO3 दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, दिया होता तो हमने इग्नोर मार दिया होता उसे, मतलब इग्नोर मार दिया होता नहीं, मतलब Z करके लिख दिया होता। अब देखो फिनोल्फथालीन क्या, NaOH कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ X, और Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज हुआ, आधा, आधा ऑफ 2y, y मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। कितना एसिड लगा, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जितनी बड़ी नॉर्मेलिटी दे रखी है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगा है। हाँ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किया है। अच्छा, पहली चीज, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं अभी, सुनते आओ। हमने दो टेस्ट करे, ये क्वेश्चन में इसी टेस्ट के बाद हमने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अगर हमें दूसरा टेस्ट दिया होता कि तुम्हारा, जब हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ यूज किया तो सपोजिंग लगा 25 ml, एग्जाम्पल ले रहा, कितना लगा 25 ml ऑफ HCl, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनती? हमने दो टेस्ट करे, एक बार फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के साथ, एक बार मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ। फिनोक्सिलिन के साथ क्या हुआ, ये इक्वेशन बनी। अब मैंने कहा मिथाइल ऑरेंज का 25 ml लगा, यू विल हैव x + 2y = 25 × 1/10। समझ गए? लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कहा है, NaOH Na2CO3 को पहले फिनोक्सिलिन के साथ मतलब एज इंडिकेटर के साथ न्यूट्रलाइज करा, और जब वो फिनोक्सिलिन के साथ न्यूट्रलाइज हो चुका है उसके बाद उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल के फिर आगे कंटिन्यू कर दी। समझ आ रहा है? मतलब दो सेपरेट टेस्ट नहीं करे, वन विद फिनोक्सिलिन वन विद मिथाइल ऑरेंज, ऐसा नहीं किया। मिथाइल ऑरेंज जब फिनोक्सिलिन के साथ खत्म हो गया उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज उसी सॉल्यूशन में डाला और आगे कंटिन्यू कर दिया, राइट। तो अब क्या है, अब जो रिमेनिंग बेस है, रिमेनिंग बेस कितना है, y, x + y ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना, y will be equal to, in this case y will be equal to 1.5 × 1/10। समझ आया नहीं आया बेटा? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? गुड। अब हम क्या कहेंगे, अब हमारे मिलीमोल आ चुके हैं। उसने पूछा परसेंटेज ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के मोल्स कितने थे, इतने मोल थे, इतना मास था, परसेंटेज निकालनी है, दिस इज योर आंसर। हमारे पास इतना तो इम्प्योरिटी है ना, तो वही तो पूछा, वेट % ऑफ Na2CO3 इन द अबव मिक्सचर। अच्छा पूरा मिक्सचर पॉइंट। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि 0.4 हमारा परसेंटेज निकालने में काम आएगा और कहीं काम नहीं आने वाला। ना ना,
समझ आया नहीं आया? सेट पैटर्न है। तो जो आपने y था वो पूरा 1.5 1/10 कर देते हैं। हाँ बेटा, सर वो ऊपर वाला y आप ये मान लो उसमें यूज नहीं हो। हाँ नहीं हुआ ना, वो आधे न्यूट्रलाइज पे ही फिनोक्सिलिन ने कलर चेंज शो मार दिया। ये तो आधा न्यूट्रल है तो फिर y/2 नहीं करना चाहिए। बेटा हम मिलिक्विलेंट को बात करें ना, 2y मिलिक्विलेंट थे, y मिलिक्विलेंट न्यूट्रलाइज हो गए फिनोक्सिलिन के साथ, तो बचे कितने Na2CO3 के मिलिक्विलेंट? Na2CO3 का इनफैक्टर 2 होता है ना बेटा। हाँ, y मिलीमोल से हमने मिलिक्विलेंट लिए, मिलिक्विलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ एसिड। प्रॉब्लम क्या है, फिनोक्सिलिन के बाद ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, ये आधा न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ हाँ करेक्ट, यू आर राइट। लिख लो बेटा, समझ आया नहीं आया? अब बाई चांस में NaHCO3 लेता, सपोजिंग लिया होता वो Z, तो उसका इनफेक्टर क्या होता? 1। और फिनोक्सिलिन के साथ हम क्या करते? X प्लस वाई रखते, और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या बन जाता? X प्लस वाई, X प्लस 2y प्लस Z। अगर तो X प्लस 2y प्लस Z बनता अगर तुमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे होते, और अगर तुम एक ही एक्सपेरिमेंट में बाद में मिथाइल ऑरेंज डालते तो y प्लस Z बनता। कौन सा y प्लस Z वाला है, X प्लस 2y प्लस Z? y प्लस Z वाला है जो हमने पहले फिनोक्सिलिन के साथ करा और उसी के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। HCO3 तीनों ले लिए, अगर तीनों लोगे तो तुम्हारे पास हाँ एक X एक Y हो जाएगा, एक में X एक में X प्लस वाई या Y, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट को उसी के आगे कंटिन्यू किया है या फिर से करा है उस एक्सपेरिमेंट को। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये जो तरीका है, दिस इज अ सेट पैटर्न गाइस, दिस इज अ सेट पैटर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डबल इंडिकेटर। हाँ हाँ हाँ, मिलिक्विलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ एसिड। नहीं बेटा नहीं समझ आया। नहीं जैसे इसमें n फैक्टर हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना क्योंकि मिलिक्विलेंट में था हमारा। क्यों नहीं किया मिलिक्विलेंट? हाँ मिलिक्विलेंट में जो n/10 था वो पहले से n फैक्टर से मल्टीप्लाई हो हाँ हाँ हाँ, अगर यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इसकी जगह मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दी होती तो यू वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ s। और अगर वो क्या होगा तो x + y/2 देना होगा ना, नहीं तो तब तो मोल्स दे रखे ना तो अगर ये तो हम वही लेंगे। हाँ HCl दे रखा है 17.5 तो हाँ, आप उसके मोल्स निकाल देते हैं HCl के मोल्स कितने होंगे? सपोजिंग HCl की वजह H2SO4 दिया होता तो दिस वुड हैव बीन मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। हाँ तो क्या कहते हैं अब इसमें वो y/2 लेते हैं ना उसमें अगर हम मोल्स नहीं, हम बाय 2 करेंगे ना, मिलिक्विलेंट इक्वेट करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है तो हम उसका नॉर्मेलिटी बनाएंगे H2SO4 अगर है। हम तो दोनों के मिलिक्विलेंट इक्वेट कर रहे हैं, मिलिक्विलेंट ऑफ बेस इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ एसिड। कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत अभी मुझे लग रहा है कि खत्म नहीं हुई है, बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है? तो नहीं जैसे अगर आपने इसमें आपने मिलीमोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है हाँ मिलीमोल से मिलिक्विलेंट पे गए और उनको इक्वेट कर दिया। अगर आप टेस्ट नहीं करते x और y मिलीमोल्स ही रखते तो आपको वहां पे वो मोलैरिटी के साथ करना पड़ता ना उसमें मोल्स नहीं, हम हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में मिलिक्विलेंट पे जाएंगे, मोल्स पे जाएंगे ही नहीं। नहीं अगर ऐसे करना हो तो उस केस में वैसे मत करो, यही कहूंगा मैं, मत करो। स्टैंडर्ड तरीका यही अपना। क्वेश्चन समझ आ गया ना? हाँ बेटा नोट कर लो। ये समझिए ना, तीनों होते तो हमारे पास क्या बनता? मिथाइल ऑरेंज क्या बनता है? X प्लस 2y प्लस Z, और हमारे पास फिनोक्सिलिन क्या बनता है? X प्लस वाई, प्रोवाइडेड दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। हाँ तो उसमें उसमें आ जाएगा, अगर फिनोक्सिलिन एक बार किया और उसी के अंदर मिथाइल ऑरेंज बाद में डाल दिया तो तुम्हारे पास पहला बनेगा X प्लस वाई, दूसरा बनेगा Y प्लस Z। डबल में क्या? डबल वाले में
यहाँ पे क्या होता, अगर तुम्हारा इसी क्वेश्चन के अंदर सपोजिंग एक फिनॉक्सिलिन का दे रखा है, वो तो ये हो गया, मिथाइल अरेंज होता तो यहाँ पे x+2 आया जाता। समझ गए? वुड बी इक्वल टू जो भी तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड इनटू नॉर्मेलिटी। हाँ बेटा, डबल इंडिकेटर मतलब मैं बता रहा था ना कि आते हैं क्वेश्चन, लेकिन रेयर है, पहले आते ज्यादा थे, अब कम आते हैं। हाँ नहीं, कौन सा ये वाई, नहीं नहीं, मिल्क प्लेंट के हिसाब से लिखा है, मिल्क प्लेंट का आधा। हाँ परसेंटेज में ये जो ले रखा है वाई, ये मिलीमोल है, मिलीमोल से मोल बनाया, ग्राम बनाया, बाय टोटल ग्राम्स ऑफ मिक्सचर इनटू 100। हाँ वाई वही डाल दी, जो वाई आ रहा है वही डाल दी। वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि हमने ऊपर वाली क्वेश्चन को लिखा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, वाई तो यहीं से आ गया, वाई तो यहीं से आ गया। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ मैं। हाँ बेटा, कई बार स्ट्रेंथ भी पूछ लेते हैं। स्ट्रेंथ में क्या कहेंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि भाई इतना मास ऑफ सब्सटेंस था इन से, ये जो 0.4% है, सपोजिंग ये दे रखा है, ये इग्नोर ही मार दिया, उन्होंने कहा कि इतने NaOH और Na2CO3 का एक मिक्सचर है, उसके अंदर उसकी फाइनल वॉल्यूम V है, और पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3, तो कैसे निकालोगे? हाँ हम क्या कहेंगे, ये हमारे y मिलीमोल आ गए, तो यू विल हैव y बाय 1000 इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में दे रखा है, कन्वर्टेड टू लीटर। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स वुड गिव यू द स्ट्रेंथ। और उसमें अगर कोई मास भी दे रखा है, तो मास पक्का सैंपल दे रखा होगा, इम्प्योर सैंपल, मतलब उस मास का कोई यूज नहीं आने वाला। समझ गए? गुड, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेक। ये रहा गाइस, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन बच्चों। K2Cr7 को फेरस ऑक्सिलेट के साथ रिएक्ट करवा दिया इन एसिडिक मीडियम, ये फेरस ऑक्सिलेट होता है, Fe2Fe4, फेरस ऑक्सिलेट है, Fe2O4 है। अब मुझे बताओ, हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट का इनफेक्टर क्या है? निकालो ना बेटा, निकाल देता हूँ। Fe2+2 Fe3+3 आएगा और C2O4 CO2 में जाएगा। 3 आएगा बेटा। इसमें Fe और C दोनों पे होगा ना? हाँ बेटा, Fe और C दोनों पे होगा। हाँ दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe+2 से +3 गया, कार्बन +3 से +4 गया, लेकिन 2 कार्बन है Fe2O4 में। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये 2 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, टोटल डिफरेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन्स का। एन फैक्टर फॉर Fe2O4 इज 3। और K2Cr7 कहाँ जाके गिर रहा होगा? हम्म, प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? सोचो। K2Cr7 का इनफैक्टर क्या होता है? हाँ करेक्ट, Cr2 माइनस गोइंग टू Cr3+, और 2 क्रोमियम है। ये इनफैक्टर रट लिए तुमने, अब तुम्हें बैलेंसिंग का झंझट हट गया, जैसे मैं कहता हूँ रटना पड़ता है, ठीक है ना? और ये 1000 समझ आया कैसे हुआ है कि लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास मिल इक्विवेलेंट है, और राइट साइड में ये तुम्हारे मोल निकल के आए, मोल से सॉरी, हाँ मतलब यहाँ से तुम्हारे मोल आए, तो यू आर कन्वर्टिंग इनटू मिलीमोल, और मिलीमोल इनटू इनफैक्टर मिल इक्विवेलेंट।
हाँ बेटा ये लो। 0.02 into 6 समझ जाओ तो बता देना। वेरी गुड। हाँ बेटा लिख लो। होल्ड ऑन अ सेक बच्चे। अच्छा 1 सेकंड। CR3 प्लस बेटा। हाँ बेटा अब बच्चे जस्ट 1 सेकंड। ये क्वेश्चन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है बच्चों? बैलेंस इक्वेशन पकड़ा दिया उन्होंने। सारे स्टेटमेंट चेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? equivalent weight तो molecular mass by factor बैलेंस इक्वेशन है, इनफैक्टर से मत जाओ, मोल से जाओ। बस एक चीज का ध्यान देना, 6H प्लस है विच इज इक्वलेंट टू। समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? तो सारी ऑप्शन चेक करके देख सकते हो नहीं देख सकते हो? IO3 माइनस के लिए इनफैक्टर क्या होगा? +5 to 0 और एक ही आईडी ने, मतलब इधर इधर एक ही आईडी ने, तो इट विल बी 5। करेक्ट, ये तो करेक्ट है। बाकी चेक कर लेना। के अलावा सर वैसे देखना हो तो फैक्टर कैसे देखना? क्या करोगे बेटा? कैसे देखा इन फैक्टर? कौन सा? ये 5 बेटा यहाँ से +5 से 0 जा रहा है और IO3 माइनस इसका इनफैक्टर देख रहे हो तो देखो इसमें आयोडीन कितने हैं। अगर तुम I2 के लिए इनफैक्टर देख रहे होते तो तुम कहते 5 - 0 into 2। I2 के लिए इनफैक्टर क्या होता? हाँ बोले क्या बेटा? 3i2 है तो 6i नहीं लेंगे? 6i क्यों लेंगे 3i2 है बेटा? मैं एक चीज बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छी बात है तुमने पूछ लिया। IO3 माइनस गिव्स I2। पहली चीज ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। हम तो क्या देखेंगे? 2i डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट oxidized या reduced in compound whose n factor is required। मतलब ये मैंने पूरी स्टेटमेंट इसलिए लिख दी ताकि तुम समझ सको। IO3 माइनस के लिए डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट गेटिंग ऑक्साइज्ड और रिड्यूस्ड इनटू 1। और अगर I2 के लिए इनफैक्टर देखेंगे, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 - 0 इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो इनटू 2। दिस इज एन फैक्ट। यहाँ पे 3i2 has got no role to play। अब मुझे भी नहीं लग रहा था इसकी जरूरत पड़ेगी समझाने की, लेकिन अच्छी बात है, समझ गए। समझ गए ना बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल। रुक जाओ एक मिनट। हाँ ये लो कर लो ना। एलिमेंट्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन कंपाउंड, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन कंपाउंड, oxidized or reduced in compound whose n factor is required, compound whose n factor is required। कर लिया नोट?
दैट्स गुड। तो निकाल लोगे ना गाइस, अब ABC तो निकाल लोगे। ऑलराइट, समझ गए बच्चों? वेरी गुड। रुक जाओ गाइस, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और देखो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है तुमसे ना हो, जैसे, हाँ जैसे ये वाला। तो अब सब कुछ तो नहीं कर सकते ना गाइस, सो यू कैन लीव दैट। अभी हाँ, क्योंकि आइडिया इज, इट इज लाइक, ये मैं भेज देता हूँ तुम्हें, भेज देता हूँ, ये तुमसे नहीं होने वाला मोस्ट प्रोबेबली। स्टेटमेंट वाले तो वही स्टेटमेंट ये तो सॉल्ट पे है, सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा आइडिया, डेटा इक्वेशन का। मतलब दिस इज टू मच। ठीक है ना गाइस, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना, देखते रहना। हाँ बात तो सही है। रुक जाओ बच्चों, एक रुक जाओ। ये क्या है, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, अच्छा आई माइनस मुझे जस्ट अ सेकंड गाइस। अब ये जो रिएक्शन है, दिस अगेन, ये जानते क्या है? ये जो है, ये पोटेंशियल वगैरह दे रखे हैं, और ये हर एक को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होगा ये बाई चांस। K2CR7 और KMnO4 दोनों इक्वली इक्वली स्ट्रांग तो होते नहीं। ये जानते हैं मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे जा सकता है ये? याद है तुम्हारे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो थे, हाँ ये हो सकता है, वहां पे हो सकता है। हाँ कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, लेकिन आइडियाज फिर तुम्हें आंसर से मैच के सोचना पड़ेगा। ये जस्ट दिमाग में मेरा आया क्योंकि ये तो फैक्टरी मेंबर में जा रहा है। K2CR7 और KMnO4 दे आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं है। ये सारी तो ऑक्सीडेशन है बेटा, ये सर -1 से 0 थोड़ा जाता है, -1 से +5 जाता है, ऐसे देखिए। नहीं नहीं, ये गलत कर जाओगे, गलत कर जाओगे तुम, मुझे पूरा ये यकीन है। इसलिए याद हो इस क्वेश्चन की तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज पता हो, नहीं तो छोड़ के आ जाओ, तो छोड़ के आ जाओ। तुम देख लो गाइस आंसर क्या होगा, तुम अपना देखो ना, फिर मैं एक मैच करवा दूंगा। एक डी तो होना ही चाहिए और ई भी होना चाहिए। सी भी तो होना है। KMnO4 और K2CR7 दोज आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। इसका इक्वली स्ट्रांग है। ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन दोनों का पोटेंशियल तो, एक्चुअल पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो हमें, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी जो है, तीन पे तीन कोई आइडिया नहीं, रटने का है। मैंने कहा था ना बच्चे, रटने का है। रिएक्शन याद करनी है, वही मैं कह रहा था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, कि रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बच्चों। जैसे ये है, ये अगेन तुम्हारा रटने का है। होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट लेट मी कॉपी डाउन द क्वेश्चन। मैं तो वही बता रहा हूँ गाइस कि ये चीजें रटने की हैं, ये दीज क्वेश्चन आर मोस्टली ऑफ रटने वाली। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तो मैंने तुम्हें करवा दिया, वो तुमसे हो भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में। कौन सी वाली बेटा? जो अभी कर रहे थे हम, जिसमें आप बोल रहे थे CR+3 में जाना चाहिए, लेकिन वो गलत निकल आया था +3। हाँ 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 याद आ गया, वो भी बताता हूँ। ये देखो गाइस, इसको देखो, अब इसको नहीं, ये तुम कर सकते हो, फिर भी हमें दे रखा है, वी आर गिवन दैट दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वी आर गिवन दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोला हुआ है गिवन बिलो। अब उसके हिसाब से करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से, पढ़ो। Which of the following justifies the above dual behavior?
ये हो जाना चाहिए तुम लोगों को। वेरी नाइस। तुम ध्यान से देखो ना बच्चों, ये कह रहा है कि थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन बट रिड्यूस्ड बाय आयोडीन। भाई ऐसा कैसे, दोनों में ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में +2 से 2.5 जा रहा है, एक में 2.2 से 6 जा रहा है। ये गलत हो गया। ब्रोम, अब देखो H2O3 माइनस आयोडीन के साथ 2 से 2.5 गया, और ब्रोमीन क्या 2 से 6 गया, तो ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को एक और टर्म होता है उसके लिए, रिडक्टेंट। हाँ बस, मतलब आइडियस क्वेश्चन को ब्लाइंडली मत छोड़ देना कि सर ये तो रिएक्शन रटने की थी, मेरा भी ध्यान नहीं गया था, लेकिन आइडियस ये तुम कर सकते थे इजीली। दिस इज टू मच, इसको छोड़ो, जो मेरे को क्वेश्चन करवाना है वो करवा दो। Hold on a second, बच्चों प्लीज, one second guys. क्या? Okay, one second guys, please just let me see the question जो मेरे को चाहिए। जो तुम आसानी से कर सकते हो वो मैं, अरे एक मिनट क्या, अमीनो4 माइनस ऑक्सीडाइज। अब देखो ये जो है, ये तुम्हारा सही पूछा जाए दिस क्वेश्चन। 1 सेकंड गाइस, जस्ट ये डिपेंड कर रहा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्ट्रेंथ पे। ये तुम्हारा, ये सही पूछा जाए, तुम्हारा DNF ब्लॉक का है। अमीनो4 माइनस ऑक्सीडाइजेस I-2 वॉट इन एल्कलाइन मीडिया। ये तुम्हारा DNF ब्लॉक का, ये एक्चुअली रिडॉक्स का है ही नहीं, फैक्टर मेंबर है। जो क्वेश्चन उसने दे रखा था बेटा, मीडियम थोड़ी ना बता रखा था उसमें से। हो सकता है ये एसिडिक मीडियम में I2 में ज्यादा और एल्कलाइन मीडियम में IO3 माइनस से ज्यादा। ये कैसे पता चले इस पे? आपने तो अभी बोला ना, जैसे मैंने I2 बताया तो लिखा हुआ है ना बेटा एल्कलाइन मीडियम। आपने I- का I2 बताया ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने तो I- का I2 नॉर्मल बताया कि नॉर्मली तुम्हारा I- I2 में जाता है, लेकिन अमीनो4 माइनस भी तो डिसाइड करेगा ना बेटा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर तुम्हारा रटने का बहुत ज्यादा है, और ये सही पूछा जाए, ये एग्जैक्टली इस चैप्टर का तो रटने का है भी नहीं। 1 सेकंड बच्चों, ये देखो बच्चों, रिलेट कर सकते हो गाइस, इसको तो तुम रिलेट कर सकते हो। 1 सेकंड बच्चों, जस्ट लेट मी कॉपी डाउन द क्वेश्चन। करो। इन एसिड बेस्ड हाइड्रेशन, एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या यूज? स्टेटमेंट 2 तो गलत है। हाँ, इंडिकेटर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। बेटा वो तो हम उसमें करते थे, रेडॉक्स हाइड्रेशन में चेंज इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव। फैक्ट्री मेंबर है, फैक्ट्री मेंबर पे जाएगा ये फैक्ट्री मेंबर में जाएगा। स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है पक्का। हाँ, रिडॉक्स हाइड्रेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी, जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है। हाँ बेटा, नहीं उसका मैंने नहीं दिखा, फैक्ट्री मेंबर है, मैं ही कह रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 गलत है। उस बेसिस पे तो आपने वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो कंडक्टोमेट्री टिट्राइड्रेशंस करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। वो बेस होते ना ऑक्सीडेशन। नहीं बेटा ना, उसे हम ज्यादातर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का ही तो देख रहे थे, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग। हाँ वो पीएच पे डिपेंडेंट है। स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है, 1 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है वो स्टेटमेंट 2 के लिए ये चलेगा और स्टेटमेंट 1 के लिए ये चलेगा, अकॉर्डिंग टू मी।
नीचे वही दे रखा हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। अच्छा Clear. रेडॉक्स से उसे समझ नहीं आता। हाँ रेडॉक्स से। अच्छा जस्ट 1 second guys, just give me 1 second, let me just ये अब ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारा उसका है, आयनिक इक्विलिब्रियम का है बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, one second, वीक एसिड तो just 1 second guys, let me copy down the question, let me copy down the question। ये देखो बच्चों, वो होता है ना क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एचपीएच होता है ना, फेनोक्सिलिन होगा तो देखना है। एजीक्रोम ब्लैक वो तो नहीं होगा, समझ गए बच्चों? देखना वैसा फिनोक्सिलिन होना चाहिए। लेकिन इसी उससे हिंट उससे लेनी थी वीक एसिड से। हाँ बेटा, बाकी सब फिनोक्सिलिन इज अ वीक एसिड, बाकी सब कंटेंट बाकी सब कंटेंट ऐसे ही है। इवन रुक जाओ, जस्ट जस्ट गिव मी 1 second गाइस। जो क्वेश्चन एक्जैक्टली मैं ढूंढ रहा था ना वो मुझे दिख नहीं रहा है। अरे सर्च वर्च ना हो पाएगा मेरे से अब, रुक जाओ बच्चों। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, ये होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट लेट मी कॉपी डाउन द क्वेश्चन, गिव मी 1 second विल यू। इवन रुक जाओ, इवन रुक जाओ बच्चों, नहीं नहीं अभी अभी टाइम नहीं है, इवन रुक जाओ। वो तो मुझे पता है, क्वेश्चन क्या था इसमें हाल होती है। ये रहा, आई वाज सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन, आई फाउंड इट, होल्ड ऑन अ सेक। बहुत आसान है, करके देखो। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन आई वाज सर्चिंग फॉर एक्चुअली। हाँ करो करो, इसे लग नहीं रहा होगा सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। सबके निकालने सर एक साथ हो रहे सारे एक साथ, सारे एक साथ हो रहे हैं, सारे FeC2O4 Fe2C2O4 थ्राइस FeSO4 एंड Fe2SO4 थ्राइस तो एक ही रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं ऑक्सीडाइज। 1/N1 ना ना, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज बहुत सारे हो रहे हैं, रिड्यूस एक हो रहा है, सबके ऐड होते हैं। सबके ऐड होते आएंगे। बताओ गाइस, आंसर निकालो, यू आर सपोज्ड टू फाइंड द आंसर। Fe2C2O4 3 में Fe तो नहीं होगा, Fe नहीं होगा, एग्जैक्टली ऑक्सिलेट होगा, बिल्कुल सही। और वो उसमें C इसमें कहां से कहां जा रहा है वो देख के इंटू 2 कर देंगे, नहीं इंटू 6 करके इंटू 2 करेंगे वो डॉक्टर। इसको क्या करेंगे बेटा? जो C है वो हमारा सी कौन सा, नहीं मतलब सी नहीं कौन? C उसी में Fe2C2O4 में। तो जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी CO2 जाएगा ना ये। हाँ ये CO2 में जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ वो करना होता है ना। करेक्ट करेक्ट इसमें करेक्ट। इंटू 6 करेंगे इंटू 2 करेंगे, इंटू 6 करेंगे ना बेटा? इंटू 6 करेंगे। हाँ इंटू 6 करेंगे, फिर Fe2SO4 थ्राइस तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, फिर उसका लेंगे। उसका लेंगे ही नहीं। आंसर बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा मजा आएगा करते हुए। करो बच्चों, करो इस क्वेश्चन को, डू इट गाइस, डू दिस क्वेश्चन बच्चों। सर जैसे इसको मेरे को ट्रिक से करना हो तो कैसे करूंगा? C2O4 goes to सी हमारा जा रहा है +3 से +4, और कितने कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल में? 6 है, तो इंटू 6। और इसमें मेरे को बस के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बस तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम जैसे बैलेंस करके निकालते हैं वो नहीं। जैसे इसमें अगर +3 है, इसमें +4 है, तो इसमें 6 होंगे तो 24। ना ना वो नहीं करना पड़ेगा, ना ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो वैसे ही करते ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं? हैं जब हम बैलेंस करते हैं तो अब मैंने तरीका बता दिया, वो कर लो ना, शॉर्टकट, गड़बड़ भी नहीं होगी। 2 परफेक्ट। इसका इनफैक्टर क्या होगा? 3 सॉरी, इसका क्या होगा? इसका भी 6 आ रहा है, 6 आया था और उसका 1 आया था, इसको 0 आया था। तो इसको 5 डिवाइड कर दिए।
समझ में आया या नहीं आया बच्चों? Clear to everybody or not? It was very important. हाँ बेटा, सर इसका वेन फैक्टर निकाला तो 4 - 3 आ रहा है। हाँ बेटा और बिल्कुल। 2 से करूंगा मल्टीप्लाई किसमें? FeC2O4 में। पहले वाले में? 4 - हाँ हाँ, 3 into 2 करूंगा 4 - 3 into 2 करेक्ट। तो नहीं आ रहा है। बेटा आयरन भी तो ऑक्सीडाइज होगा। Fe+2 में +2 से +3 जा रहा है। आयन इलेक्ट्रॉन से दूसरा वाले में तुम्हें दिक्कत आएगी अगर आयरन इलेक्ट्रॉन से करोगे तो, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं। Fe3+4 हाँ करेक्ट, समझ गए ना गाइस? वेरी गुड। ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? रुक जाओ बेटा, अब तो रिडॉक्स में कंफर्टेबल हो गए होगे मोर और लेस। हाँ, स्टेशनरी भी होगी, इसके बाद होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी? और तो मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन कोई आ रखा है, आ रखा होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो आपने हार्डनेस, वन तरीका बताया ऑब्जर्वेशन स्टेट का चेंज इनटू नंबर ऑफ होल, तो हाँ उसमें नहीं कर सकते इसमें दो एक साथ ही हाँ हाँ, नहीं उसमें भी कर सकते हो काइंड ऑफ। तुम ये कर दो ना कि एक का मतलब अगर तुम्हारे पास जैसे FeC2O4 है तो दोनों को ऐड करना है तुम्हें। आयरन +2 से +3 गया 1 into 1, और यहाँ पे आ गया 2 into 1। गेटिंग दैट? ये 1 क्या है बच्चों? ये है 1 तुम्हारा 2 - 1, सॉरी 4 - 3। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 into 3 - 2। अब समझ में आया? अच्छा समझ गए? आयरन का एक एटम है, कहां से कहां जा रहा है? 2 से 3। कार्बन के 2 एटम है, कहां से कहां जा रहा है? 3 से 4। अब समझ गए? इट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा। और तो मुझे क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन मुझे और लग रहा है कहीं आ रखा है, लेकिन मुझे अब दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारा आ तो रखा है, लेकिन अगर तुम ये कर गए हो तो आई एम डैम श्योर किसी और चैप्टर में डाल रखा होगा इसका आंसर। हाँ बेटा भेज दूंगा। हो गया रेडॉक्स इज डन।